शिक्षक के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आप जानते हैं कि हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय की चर्चा करते हैं और इस क्रम में हम आज तो प्रकरण की तरफ चलते हैं। आप पिछले वीडियो में देखेंगे तो हमने पावलॉक के जो क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ था उसके बारे में बात की थी। जब एक फिजियोलॉजिस्ट, रशियन फिजियोलॉजिस्ट जिसे कि उस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, उसने किस तरह से अपनी यात्रा को साइकोलॉजी की तरफ मोड़ दिया था केवल एक फुट स्टेप के कारण। उस बात को आप अच्छी तरह से समझे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, जिसमें आपने देखा क्लासिकल कंडीशनिंग में कि एक स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया किसी अस्वाभाविक उद्दीपक से जुड़ जाती है, तो वही शास्त्रीय अनुबंधन या प्रत्यावर्ती अनुबंधन कहलाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का मतलब आप जानते ही हैं कि जिसमें जो सी एस से यू सी आर जुड़ा होता है, लेकिन जब वही यू सी आर सी एस से जुड़ जाता है, यानी जो लार का स्राव होना है घंटी से जुड़ जाता है, तो वही क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे टाइप्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, कितने प्रकार की क्लासिकल कंडीशनिंग हो सकती है। टाइप्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग यानी जो शास्त्रीय अनुबंधन होता है वो कितने प्रकार का होता है, इसको यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, जब आप कंडीशनिंग की बात करेंगे तो ये कंडीशनिंग मुख्यतः दो चीज़ों में निर्भर करती है, जिसे आप जानते हैं स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक अनुक्रिया के संबंध में, कि किस तरह से कंडीशनिंग स्टिमुलस से जा कर के अनकंडीशनिंग रिस्पांस जुड़ जाता है। आप यहाँ मैं फिर से रिकॉल कराना चाहूँगा छोटी सी बात थोड़ा सा। यूसीएस आप जानते हैं भोजन है, अनकंडीशन स्टिमुलस प्रयोग में, और लार का स्राव वो उद्दीप्त करता है। एरो का चिन्ह का मतलब वो उसको ओरिएंट करता है, उसको उद्दीप्त करता है प्राणी को। किस लिए? यूसीआर के लिए, यानी लार स्राव के लिए। और सीएस यानी जब घंटी प्रस्तुत की जाती है तो सीआर होता है, यानी चौंकना होता है। लेकिन जब सी एस प्लस यू सी एस बार बार प्रस्तुत किया जाता है, यानी घंटी प्लस भोजन बार बार प्रस्तुत किया जाता है, तो यू सी आर होता है। और लास्ट में जा कर के सी एस पर ही यू सी आर आ जाता है। यही स्थिति आपकी कंडीशनिंग की क्लासिकल कंडीशनिंग कहलाती है। इसमें आपने देखा कि ये अनुबंधन के पूर्व की स्थिति है और अनुबंधन के मध्य की स्थिति है, या अनुबंधन के बाद की स्थिति है। जब सी एस पर यू सी आर यहाँ यू सी आर आ जाता है, तो यहाँ ये क्या है? ये आपका अस्वाभाविक उद्दीपक है। कंडीशन स्टिमुलस का मतलब ही होता है अस्वाभाविक उद्दीपक। तो अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ क्या जुड़ा यहाँ पर? लार का स्राव, एक स्वाभाविक अनुक्रिया। इसको आप जानते ही हैं कि एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो जब अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया जुड़ जाती है तो वही स्थिति क्या है? यही होती है क्लासिकल कंडीशनिंग की स्थिति। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे आपके परीक्षाओं में इसी के आधार पे पूछे जाएंगे। अगर आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या है तो प्रश्न आप उत्तर दे लेंगे। जैसे पूछा जाएगा आपसे कि कक्षा 3 का एक विद्यार्थी है जो अपने गणित से जिसको बहुत डर लगता है। छोटी सी बात मैं बात को बता रहा हूँ, स्वाभाविक बात है कि कक्षा 3 का एक विद्यार्थी है जिसको बहुत डर लगता है। तो डर लगना जब, या फिर ऐसे कहिए कि कक्षा 3 का एक विद्यार्थी है, उसको स्कूल जाने से, पढ़ने से बहुत डर लगता है, तो वह किसी भी टीचर से डरता है। कहने का मतलब किसी भी टीचर से डरता है, और तो वह डर उसका स्वाभाविक उद्दीपक टीचर को ही आया, तो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया उसका डर जाना है। अब वही स्वाभाविक उद्दीपक जो गणित का टीचर उसको देखता है गणित वाले टीचर को, तो वहाँ वो सोचता है कि डरें क्या करें। लेकिन जब गणित के टीचर के साथ गणित और टीचर दोनों साथ में, मतलब गणित का अनुभव उसके साथ आता है बार बार, तो यहाँ गणित को देखने से, गणित के याद करने पर ही उसको डर पैदा हो जाता है। तो ये क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत है। अब यहाँ में आप इस वीडियो में देखेंगे जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है वह मूलतः कितने प्रकार की होती है, इसको देखने चलिए। तो एफ एस डी टी बी 5 प्रकार की क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। कौन कौन सी है? एफ
एफ याद करने के लिए ऐसे याद करिएगा तो अच्छा रहेगा, FASDTB। ये 5 प्रकार हैं जो क्लॉजिकल कंडीशनिंग के प्रकार को बताते हैं, और ये प्रकार इस पर डिपेंड करते हैं। आप जानते हैं कि जो ये CS और UCS होता है, इसके ही प्रेजेंटेशन पर इसका निर्भर करता है। जो यहाँ टाइम गैप होता है, अमूमन माना जाता है कि 0.5 सेकंड एक अच्छा समय है, जिसमें पहले जो है अस्वाभाविक उद्दीपक यानी अनकंडीशनड स्टिमुलस को प्रस्तुत किया जाए, और उसके बाद जो है स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाए। तो इसमें 0.5 सेकंड का अगर गैप रहेगा तो कंडीशनिंग बेहतर होगी। ये जो 5 प्रकार हैं, इसी कंडीशनड स्टिमुलस और अनकंडीशनड स्टिमुलस के प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करते हैं। तो इसमें पहला एफ है, एफ फॉर होता है फॉरवर्डिंग क्लॉजिकल कंडीशनिंग। CC से आप क्लॉजिकल कंडीशनिंग समझिएगा। तो फॉरवर्डिंग क्लॉजिकल कंडीशनिंग क्या होती है? फॉरवर्डिंग क्लॉजिकल कंडीशनिंग का मतलब है जिसमें जो आपका अनुबंधित उद्दीपक है उसको पहले, और ये जो आपका उदाहरण है CS प्लस UCS का, ये क्या है? यह आपका फॉरवर्डिंग का है कि जब आपका जिस उद्दीपक के साथ आपको जोड़ना है स्वाभाविक उद्दीपक के निक्रिया को, उसको पहले प्रस्तुत किया जाता है और उसको दूसरे स्वाभाविक उद्दीपक को बाद में। तो ये कंडीशनड स्टिमुलस प्लस कंडीशनड स्टिमुलस प्लस अनकंडीशनड स्टिमुलस का ये क्रम पहले रहेगा। उसके बाद 0.5 सेकंड का लगभग गैप रखने के बाद स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए, तो जो शास्त्रीय अनुबंधन तैयार होगा वह फॉरवर्डिंग क्लॉजिकल कंडीशनिंग होगा। उसके बाद दूसरा है सिमुल्टेनियस कंडीशनिंग, यानी सिमुल्टेनियस कंडीशनिंग का मतलब सहसामयिक, जो कि साथ साथ हो। सिमुल्टेनियस क्लॉजिकल कंडीशनिंग, ये जो कंडीशनिंग है इसमें क्या होता है कि इसमें आपका जो CS और UCS के बीच गैप की बात है, उस गैप को बिल्कुल ही न के बराबर किया जाता है। क्रम यही होता है, अब आगे पीछे प्रस्तुत किया जा सकता है इसमें, लेकिन दोनों को बिल्कुल साथ साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसमें दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो जो क्लॉजिकल कंडीशनिंग इस समय तैयार होगी, जैसे जिसमें 5 सेकंड का गैप है, तो वहाँ 5 सेकंड का गैप बिल्कुल नहीं रहेगा, दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाएगा। सिमुल्टेनियस यानी सहसामयिक एक साथ प्रस्तुत किया जाए तब। और उसके बाद D फॉर होता है आपका डिलेड कंडीशनिंग। डिलेड कंडीशनिंग का मतलब जो है इसमें विलंबित का शास्त्रीय अनुबंधन डिलेड, यानी लेट करके प्रस्तुत किया जाए, डिलेड क्लॉजिकल कंडीशनिंग। इसमें CS प्लस UCS जो प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें CS और UCS जो प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके प्रस्तुतिकरण में दोनों में काफ़ी अंतर रहेगा। यहाँ जो समय है, इस समय में डिलेड का मतलब जब इसके प्रभाव को लगभग समाप्त हो जाए तब दूसरे को प्रस्तुत किया जाए। उस स्थिति में जब क्लॉजिकल कंडीशनिंग तैयार होगी, इस स्थिति में भी आपको ये मिलेगा, आपको शास्त्रीय अनुबंधन मिलेगा। कुछ समय लगेगा, जहाँ यहाँ आप 10 दिन पा जाते हैं या 20 दिन में, लेकिन मिलेगा जरूर। तो अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक की अनुक्रिया जो है यहाँ भी जुड़ेगी, लेकिन यहाँ डिलेड में जब पहले का प्रभाव समाप्त हो जाता है तब दूसरे को किया जाता है। और T फॉर होता है, चौथा आपका है T फॉर होता है ट्रेस कंडीशनिंग। ये ट्रेस कंडीशनिंग क्या होता है? ट्रेस क्लॉजिकल कंडीशनिंग का मतलब है एक चिन्ह के द्वारा जो शास्त्रीय अनुबंधन तैयार हो रहा है वो ट्रेस कंडीशनिंग कहा जाता है, जिसमें जो है अनानुबंधित उद्दीपक का प्रारंभ होता है, और जो अनुबंधित उद्दीपक यही क्रम रहेगा आपका CS प्लस UCS को प्रस्तुत किया जाएगा बार बार। लेकिन ये CS का पूरा जो यहाँ आपने देखा डिलेड में, जैसे आपके सामने मैंने उदाहरण दिया था गणित वाले, गणित से लगभग सभी लोग भागते हैं। तो जो गणित का विषय है, अगर जैसे गणित का एक उदाहरण से मैं आपको बता रहा हूँ डिलेड ट्रेस क्लॉजिकल कंडीशनिंग क्या है,
आप गणित की कक्षा में पढ़ रहे थे, याद करिए, जब भी आपको गणित की कक्षा पढ़ने को मिली थी 6, 7, 8, 9, 10, 11 में जब भी, तो वहाँ गणित की कक्षा में आपके टीचर का, गणित वाले टीचर का घंटा आ गया, टाइम उनका हो गया कि दूसरा तीसरा जो घंटा था वो आ गया गणित वाले टीचर का तीसरा घंटा, लेकिन टीचर उसमें 5 मिनट नहीं आए, 10 मिनट नहीं आए, फिर भी जो उनका ट्रेस बना हुआ है आपके मस्तिष्क में, तो ट्रेस चिन्ह जो शास्त्रीय अनुबंधन है वह आपके मस्तिष्क में बने चिन्ह के ऊपर ही बन जाता है जो शास्त्रीय अनुबंधन है। तो यहाँ उस गणित के घंटे में आप अलर्ट रहेंगे और जो भी स्थितियाँ होती होंगी तो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ अस्वाभाविक उद्दीपक ये है और ये स्वाभाविक उद्दीपक है। तो गणित का जो चिन्ह आपको गणित के विषय का बना हुआ है, उस गणित के विषय में अब वहाँ कोई और टीचर आ जाएगा तो भी आप रिस्पांस कैसा करेंगे, गणित के साथ ही करेंगे। करिए, तीसरा घंटा है, मैथ का है सर, मैथ वाले हैं, तो कोई भी टीचर मैथ वाला ना हो, दूसरा टीचर आए, तब भी आपका बिहेवियर जो होगा वह इसी जैसा होगा। तो थर्ड पीरियड में आपके टीचर मैथ वाला ही जैसे है उसी प्रकार होगा। तो इसलिए इसको ट्रेस क्लॉजिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। उसके बाद जो लास्ट है, पांचवा है, यह है बैकवर्ड क्लॉजिकल कंडीशनिंग। बैकवर्ड पूरा लिखते रहे इसमें, क्लॉजिकल कंडीशनिंग। अब इसको थोड़ा सा जानिए, बैकवर्ड का मतलब क्या है। बैकवर्ड का मतलब पीछे का मतलब जो है वो पश्चवर्ती है अनुबंधन। ये कैसा अनुबंधन है, पश्चवर्ती है। वो आपका अग्रवर्ती था, ये पश्चवर्ती है। अब इसमें किसमें इसे कैसे पश्चवर्ती या अग्रवर्ती कहा जा रहा है, इस पर कैसे डिपेंड जानते हैं, ये CS और UCS के क्रम पर डिपेंड करता है। आपको ये टाइम याद रखना है। ये सिमुल्टेनियस कंडीशनिंग के अलावा जो सी है यहाँ, हाँ, सी जो क्लॉजिकल कंडीशनिंग है, इसके अलावा आपको हर जगह 0.5 सेकंड एक आदर्श स्थिति माना जाता है कि जब अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत करने के बाद स्वाभाविक उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाए। तो ये पश्चवर्ती जो क्लॉजिकल कंडीशनिंग है, इसमें भी समय का वही स्थान है, लेकिन इसमें उद्दीपक का जो क्रम है वो बदल जाता है। इसमें UCS को पहले, उसके बाद फिर CS को प्रस्तुत किया जाता है। बाकी प्रक्रियाएं ऐसी ही होगी। जो अनुबंधन की स्थिति आप यहाँ समझे हैं कि पहले की स्थिति, मध्य की स्थिति और बाद की स्थिति, तो ये तीनों स्थितियां वैसे ही रहेंगी क्योंकि उनको रिपीट किया जाएगा, तभी आपको रिजल्ट की प्राप्ति होगी। लेकिन इसे पश्चवर्ती किस लिए कहा गया, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इस पर भी प्रकाश डाला, आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो पश्चवर्ती क्लॉजिकल कंडीशनिंग का मतलब ही हुआ कि जब उद्दीपक जो स्वाभाविक उद्दीपक है उसको पहले प्रस्तुत किया जाए, अस्वाभाविक उद्दीपक को बाद में। क्लॉजिकल कंडीशनिंग यानी तैयार होगी तो वह पश्चवर्ती है। पश्चवर्ती क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ जो CS है, जो आपका जिसके साथ स्वाभाविक अनुक्रिया का जो संबंध बनना है वह बाद में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो बाद में प्रस्तुत होने के कारण यह जो है क्या हो जाएगा, पश्चवर्ती शास्त्रीय अनुबंधन हो जाएगा। इस तरह से आपने जो है इस टाइप्स ऑफ क्लॉजिकल कंडीशनिंग के संदर्भ में इस वीडियो में हमने बात किया है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जो पावलाव के द्वारा प्रयोग किए गए थे, जो कि पावलाव का नोबेल पुरस्कार भी आप यहाँ याद रखिएगा, 1904 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था इसी प्रयोग के आधार पर। और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, इवान पेस्ट्रोविच पावलाव जो रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, जो कि बाद में साइकोलॉजिस्ट बने थे, तो इनको 1904 में इसी मतलब अपने इस जो पूरा सिद्धांत आप देख रहे हैं, इसी सिद्धांत के आधार के लिए उनको 1904 ईस्वी में नोबेल का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो यहाँ आपने जो कुछ समझा उसके बारे में आप आइए कमेंट बॉक्स में, आपका स्वागत मैं करता हूँ। जो कुछ भी मुझसे हो सकेगा मैं पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूँगा। चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।